याराना लाई कसम उन्हें मेरे खिलाफ हो जाना कल मैं कोल जाना भी। शायर का जो तारुफ होता है वो उसका कलाम होता है। खुशहाली में ये भी लम्हा आ जाता है, छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो मिसाल भी है ना कि उसामा को देख के उसामा रंग पकड़ मैंने ब्लफ मार दिया यार, एडा बड़ा कंपोजर तेरे सामने बैठा, वक्त ही मेरा उस्ताद है। किसी भी शायर के लिए सबसे बड़ी गाली यही है कि तुम बेवजन हो गए। ऐसे ही है जिनको ऐसा लगता है कि हम शायर हैं, वो लिखते रहते हैं लेकिन वो बेवजन होते हैं। उसामा, बहुत बड़े बड़े सिंगर भी जो हैं वो गाना गाते हुए मतलब बेवजन हो जाते हैं। अब लता जी, उनका एक गाना है कि आपकी, लेकिन इसको किस तरह से डील करते हैं आप फिर? मैं इसको इस तरह से डील करता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ ठीक है। नसीबुल्लाह वाला जो मैंने किया वो मुझे अच्छी लगती है। और सतिंदर सरताज के गाने आजकल मैं बड़े सुन रहा हूँ। सज्जाद अली साहब का मैं बहुत बड़ा फैन। सुभान अल्लाह। यार वो एक ही बंदा है। मूरू का पता है आपको? मूरू सैया मुझसे बोले। अच्छा, तो शायरी में आपका बाकायदा कोई उस्ताद है जिससे आपने उरूज सीखा और वज़न सीखा? अरूज तो मेरे उस्ताद जी को नहीं आता था। मुझे लगता है कि यार वो एक ही बंदा था तजम्मुल कुली उसा। परन तो डर दो बात जाओ, कमाल कर दो बात। शायर होता है ना, वो कॉमेडियन बहुत अच्छा होता है। यार मुझ पे ये जिम्मेदारी तो नहीं है ना, जो आप चाह रहे हैं वो मैं लिख। आप मुझे ना सुने यार, और शायर इतने अच्छे उनको सुन ले। आपकी बात टोकरा मारुल्लाह खान साहब का मैं बहुत बड़ा फैन। वो ना वहाँ पर कोई गूंगे बैठे हुए थे, वो आपस में इशारों से बातें कर रहे थे। अच्छा, तो अंजम साहब यकदम कहते यार चुप कर दो, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सुन सुन के मेरे अखां पक गई जे चुप कर दो कि मैं लाइट बंद कर। सज्जाद जानी साहब का बहुत काम है कॉमेडी में। वैसे भी वो समझदार आदमी हैं, वो बड़ी लिखी बात करते हैं। यार मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक चला जाए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टी टॉक। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो एक शायर हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक पॉडकास्ट किया मकसूद वफ़ा साहब के साथ, और उन्होंने उस पॉडकास्ट में कहा कि एक शायर का जो तारुफ होता है वो उसका कलाम होता है। तो हम इन्हें कहेंगे कि अपने कलाम से आगाज़ करें और यही इनका तारुफ होगा। उसामा भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले आप कुछ कलाम सुना दें अपने तारुफ के तौर पे। मैं आपको सुना देता हूँ जी। खुशहाली में ये भी लम्हा आ जाता है, वाह। खुशहाली में ये भी लम्हा आ जाता है, छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके सर आती है घर की जिम्मेदारी, उसके सर आती है घर की जिम्मेदारी, जिसको बाप का जूता पूरा आ जाता है। वाह 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 वाह। ऐसे उसकी याद में कुचला जाता है दिल, जैसे रेल के नीचे बच्चा आ जाता है। सुभान अल्लाह सुभान। मायूसी में शहर काटने लगता हूँ तो रुक जाता हूँ, सामने अल्लाह आ जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या शादी वाले घर को देख के रो पड़ता हूँ, याद मुझे कासिम का सेहरा आ जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात। बहुत मोहब्बत भाई। ये इनका तारुफ था, और ये बहुत अच्छे शायर भी हैं और बहुत अच्छे कंपोज़र भी हैं बल्कि साथ, और ओरिजिनली फ्रॉम गोजरा हैं। उसामा भाई, कैसे आपका कैरियर का आगाज़ हुआ? कहाँ से आपने शुरू किया? कब से शौक़ हुआ? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया, और उसामा को बुलाया तो उसामा ने आना ही। वो मिसाल भी है ना कि उसामा को देख के उसामा रंग पकड़ तो इसलिए यार आगाज़ इस तरह है कि मैं गोजरा से बिलोंग करता हूँ, जैसा कि आपने बताया जी। तो बचपन से ही मुझे म्यूज़िक और शायरी, आर्ट की कोई भी जो सिंध थी ना, वो मुझे खींचती थी अपनी तरफ। तो इसी तरह इखबार में गज़ल लाया करती थी उस दौर में, तो मैं इखबार में से गज़ल पढ़ा करता था, मुझे अट्रैक्ट किया करती थी ये चीज़ें। तो फिर वक्त के साथ साथ चलता गया, फिर मुझे म्यूज़िक का शौक़ हो गया, गाने का शौक़ हुआ। तो मैंने गाना, मुझे लगा कि यार मैं सिंगर बनूंगा, जैसे हर किसी को लगता है गा कर कि यार मैं एक अच्छा सिंगर बन सकता हूँ। बिल्कुल। कुछ इसके बारे में पता नहीं था, फिर मैंने गायकी में आया। क्या एज थी उस टाइम पे? उस टाइम
مجھے تقریباً 7th-8th کلاس کی بات ہے جب مجھے, آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی وی پہ وہ انڈین آئیڈل لگا کرتا تھا, اس کو دیکھ کے سارے گاما پا لگا کرتا تھا, اس میں گاتا ہوا دیکھ کے مجھے لگتا تھا کہ یار میں بھی بہت اچھا گاتا ہوں. تو لیکن وہ بندے کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ بے سورا گاتا ہے بندہ. کیونکہ جب بندے کو کسی چیز کی سمجھ آتی ہے پھر ہی اس کو پتہ چلتا ہے نا کہ وہ کیسا گاتا ہے یا کیسا نہیں. بالکل. اسی سے پھر آپ کو پتہ ہے میوزک کا اور شاعری کا ایک گہرا تعلق رہا ہے. اس وجہ سے پھر میں نے وہاں سے گوجرا سے اپنی میٹرک کیا, پھر انٹر کیا. پھر میں انٹر کرنے کے بعد میں لاہور چلا گیا. اچھا. لاہور میں جب گیا تو پھر میرا اٹھنا بیٹھنا تو تھا ہی میوزک کے کچھ لوگوں سے, اور اس وقت تک میں گھر میں بیٹھا بیٹس وغیرہ بھی بناتا رہتا ہوتا تھا, کیونکہ میں میوزک پروڈکشن بھی کر لیتا تھا. بیٹس مطلب آپ لاہور جانے سے پہلے آپ میوزک کو سمجھ گئے تھے؟ میں سمجھ گیا تھا کیونکہ اس وقت تک میں میوزک کر رہا تھا. اچھا, اس دور میں نے اپنا ایک البم بھی لانچ کیا ایز اے سنگر, لیکن کچھ پتہ نہیں تھا. لیکن خیر وہ نہ یہ پتہ تھا, کچھ بھی نہیں پتہ تھا اس وقت. پھر میں اس لیے میں میوزک میں آ گیا. مجھے میرا دل کیا کہ یار میں میوزک بنایا کروں. میں میوزک بنانے, اس سے پہلے میں کمپوز نہیں کرتا تھا. جب میں میوزک بنانے لگا نا, یہ میوزک نے مجھے کمپوزیشن کی سینس دے دی. اچھا اچھا. تو میں بس اسی طرح بیٹس بنانے لگ گیا. کیوبیس سافٹ ویئر ہوتا ہے میوزک بنانے کے لیے, اس میں نے اپنے کمپیوٹر کے اوپر لگے رہنا, بیٹس وغیرہ بنانی. خیر پھر مجھے ایک ٹائم کے لیے میں جب لاہور چلا گیا, میرا میوزک پروڈیوسر کے ساتھ کانٹیکٹس بھی تھے, میں نے بیٹھا کرنا یہ وہ. پھر مجھے ایسے ہی لگا. اچھا, یہ بڑا مزیدار واقعہ ہے کہ ایک اسٹوڈیو میں جب ہم بیٹھنا شروع ہو گئے نا, تو وہاں پر نا ایسے ہی ایک بندے کو میں نے کہہ دیا, میں کہ یار تو اتنی دیر سے گا رہا ہے, میرا دوست ہی تھا, تیرا کو گانا ہی نہیں اچھا. میں نے کہا کمپوزیشن ہی تیرے پاس اچھی ہے تو کیسے چلے گا. تو اس نے کہا کہ یار کمپوزیشن کہیں سے ملتی نہیں ہے. اس سے پہلے میں نے کمپوز کبھی نہیں کیا تھا. اچھا. میں نے بلاف مار دیا, میں کہا یار ایڈا بڑا کمپوزر تیرے سامنے بیٹھا ہے. اچھا آپ کمپوزر ہو؟ میں کہا یار میں کمپوزر ہوں. میں نے نا گانا کمپوز کرنا شروع کر دیا ایویں بلاف کے سر پر. گانا کمپوز کیا, لکھا, وہ کمپوزیشن جو بھی سنے وہ کہتا ہے یار واہ 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 واہ. بس جو ذہن میں آتا گیا, کیونکہ میوزک سن کے سب کچھ کر کے بیٹس بنا کر اوپر سے یہ سب کچھ کافی دیر سے میں اس میں لگا ہوا تھا نا, تو ایک وائب بنتی جاتی ہے بندے کے ذہن میں. تو وہ کمپوزیشن پہلی کمپوزیشن ایسے ایکسیڈنٹلی بن گئی کہ میں نے بلاف مار دیا اور کمپوزیشن بن گئی. اچھا. پھر اس کے بعد میں نے سوچا یہ تو بن گئی مجھ سے, اب میں کیسے یار لکھوں گا اور کیسے بناؤں گا. پھر ایک دن اسٹوڈیو میں ایک کوئی لڑکی تھی ملکہ راک اسٹار, وہ آئی اس طرح سے, اس کے والدین بھی ساتھ آتے تھے, وہ کورز گانے بناتی تھی اور ایسے کانسرٹس وغیرہ کرتی تھی. انہوں نے کہا کہ ہمیں کہیں سے, میں نے کہا آپ اپنا اوریجنل کیوں نہیں کرتے, کورز کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ میں پیسہ کمانا چاہ رہا تھا. مجھے پتا نہیں تھا کہ میں نے پیسے لینے کی. آپ کی جو سیلز پچ تھی وہ یہ تھی کہ آپ اپنا اوریجنل کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا یار اپنا اوریجنل کیوں نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے شاعر ہمیں گانا ایسے ہی فری میں دیتے ہیں, تو آپ کو پتا ہے شاعروں کے ہاں ہے بھی کہ ہمارا کوئی کلام گایا جائے. وہ جو غزل کا شاعر ہے اس کے دل میں ایک بات ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی گانا ہی گا دے یار. تو اس سے پہلے میں غزل بھی کہہ رہا تھا. اچھا اچھا اچھا. نہیں لیکن آپ درمیان میں آپ کا میوزک میں کوئی ڈائریکٹلی کوئی ٹیچر ہے جس سے آپ نے سیکھا ہو؟ میوزک میں جب اسکول زمانہ نہیں وہ میں اس طرف آؤں گا بھی نہیں کہ جیسا کہتے ہیں کہ یار وقت ہی میرا استاد ہے. ٹھیک ہے, وہ چکر نہیں ہے, یا ٹھوکروں سے سیکھا ہے, وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ ساری بناوٹی باتیں ہیں. اچھا, اسکول میں میرے 9th کلاس میں جب میں تھا نا, تو میرے اسکول کا جو مالی تھا نا, نعیم بھائی ان کا نام تھا, وہ بہت سریلے تھے. اچھا. کیونکہ میں نے جن سے تھوڑا سا بھی سیکھا نا, میں سب کا ذکر کر رہا ہوں, مجھے اچھا بھی لگتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, ان کو میں نے گاتے ہوئے سنا, تو میں نے اپنے دوستوں کو میں کہا وہ گاؤں دے آئی. اپنے آپ کو میں بڑا سنگر سمجھتا تھا. وہ کہا ادھر چیزا کریے. ادھر گئے تو اتنا سریلا بندہ, میں کہا یار, میں نے اسے کہا یار مجھے سکھا دو. اس نے کہا نا یار مجھے تو خود نہیں آتا, تو میں نے کیا سکھانا ہے. خیر مجھے یہ تھا یار, یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کسی کو مان لینا, یہ بہت بڑی بات. بالکل, کیونکہ مجھے اتنا تب تک پتہ لگنا شروع ہو گیا تھا کہ یار یہ سچا سر لگا ہے جو یہ لگا رہا ہے. خیر اس نے مجھے سکھانا, وہ مالی پانی دینے والا نہیں تھا, وہ اس کو بجاتا تھا, ساتھ میں وہ ردم وغیرہ سمجھانا اس نے. پھر اس کے بعد
एक क्रिश्चियन थे हारून भाई, बहुत अच्छा गाते थे, उनके पास मैं जाना शुरू हो गया हारमोनियम, लेकिन हारमोनियम में सारेगामा से आगे जा नहीं सका। अच्छा वो आगे, क्योंकि आपको पता है कि ये थोड़ा मुश्किल है। खैर फिर करते 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 फिर हमारे गोजरा के ही मेरे उस्ताद जी शाहद हुसैन नोहा खां, नोहा में उनके बड़े नोहे वायरल हैं और मौला की ड्यूटी देते हैं, उनके पास मैं जाना शुरू हो गया। उनके पास मुझे काफ़ी चीज़ों की समझ आई। अच्छा, बैठ के प्रोफेशनली चीज़ों की समझ वहाँ से आपने ये देख, क्योंकि आप भी म्यूज़िक को समझते हैं और आप शौक भी रखते हैं, तो आपको पता होगा कि खान साहब जो होते हैं ना, वो जल्दी अताई को बताते नहीं, हम अताई हैं। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड कोई नहीं है। तो मैं जट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, गोंदल हूँ मैं। तो वो वाहिद उस्ताद जी थे कि जिन्होंने काम बताना शुरू किया हमें, बैठना, यानी कि बहुत डीप चीज़ें बतानी। पहले समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर आना शुरू हो गई। उस वक्त मेरा शायरी का भी सफ़र साथ में जारी था। और शायरी में उस्ताद? शायरी में उस्ताद तब मेरा उस्ताद नहीं था। अच्छा। तब मुझे ऐसा लगता था कि यार मैंने गीत ही लिखने हैं, मुझे ये पता ही नहीं था कि शायरी में उस्ताद भी कोई हो सकता है। ठीक है, वो तो बहुत आगे जाके हुआ। उस वक्त मेरी शायरी पता किस तरह की थी? आपको पता है 8th-9th क्लास में बंदे ने जो ख्यालात आए उसको उतार देना। अच्छा, मज़े की बात ये अच्छी थी कि बेवज़न होता था, लेकिन पता कैसे होता था कि अब जाके जब मैंने चीज़ें बहुत सारी सीखी, ये मैं आपको 2010 से पहले की बातें बता रहा हूँ कि वो बहूर जो है ना, मुझे तो पता ही नहीं था कि बहूर भी होती है। मैं तो अपना रिदम में लिखता रहता था। उसमें जो क्लोजली एक दूसरे के साथ लिंक्ड बहूर है ना, फॉर एग्जांपल मफूल फाइलात मफाइल फाइलुन, और मफूल मफाइल मफाइल फाउलुन। अगर मैं इसमें लिख रहा हूँ ना, तो मेरा ऊपर वाला मिसरा एक में चला गया, दूसरा दूसरी में, 2 बैरी हो गया। तो मुझे पता भी नहीं था। ये तो अक्सर जो काफ़ी मतलब अच्छे शायर हैं उनके यहाँ भी हो जाता है, 2 बहर में हो जाता है। बिल्कुल इस तरह, क्योंकि मैं म्यूजिक से रिलेटेड था तो मैं रिदम को समझता, तो मैं ऐसे ऐसे करके पता कैसे शेर कहता था, यकलख्त बेशुमार की नज़रों से गिर गए। मैं इस तरह करके बनानी शुरू करता था। लेकिन जब आपको अरूज का नहीं पता, इल्म अरूज, अगर आपको नहीं पता, बहूर का इल्म नहीं है, तो फिर आप इस तरह भी कर रहे हो ना, तो ये दोनों बहरें साउंड भी एक साथ एक जैसा करती हैं। बिल्कुल। तो फिर वो ये मसाइल थे मेरे, मुझे तब नहीं पता था, मैं म्यूज़िक में ही था, मुझे ज़्यादा यही था कि मैं म्यूज़िक की तरफ जाऊँगा। आज भी बहुत सारे शायर हैं जिनको इल्म अरूज का नहीं पता, वो मात्रों के ऊपर गिन के, जिस तरह से अभी आपने मात्रों के ऊपर गिन के शायरी करते हैं, लेकिन उनके यहाँ हो सकता है कि वो 2 बैरों में चले जाएं या बेवजन हो जाएं कहीं। जिस बंदे को अरूज पता है वो फिर वो उस, हालांकि अब रियाजत इतनी हो गई है दिमाग की कि अब फिर भी देख लेते हैं हम के रूज में, देखें कि उधर तो नहीं चला गया बंदा, ठीक है, लेकिन अब फ्लो का पता चलना शुरू हो गया। किसी भी शायर के लिए सबसे बड़ी गाली यही है कि तुम बेवजन हो गए। ऐसे ही है, सबसे बड़ी, मतलब गाली से भी बदतर वो, उसकी तो मौत हो जाती है। असल में ना शेर की तारीफ ही ये है कि 2 ऐसे मिसरे जो हम वजन हों, जिसमें काफिया रदीफ तो है ही, ठीक है, ये तो तकरीबन काफ़ी लोगों को पता होगा जो खुद को शायर समझते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा खुद को ना शायर समझते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हम शायर हैं, वो लिखते रहते हैं लेकिन वो बेवजन होते हैं। तो जब आप उनको बताते हो ना कि यार आप बेवजन हो, तो उनको पता क्या लगता है, उनको ऐसा लगता है कि यार वो आगे से कहते हैं नहीं वजन ना, उनको ऐसा लगता है गालची वजन नहीं है। मेरे साथ ऐसा लगता है उनको गालची वजन नहीं है। मेरे साथ पता है क्या होता है, अचानक से मेरे पास कोई बंदा आएगा, कहेगा मैं शायरी लिखता हूँ। मैं कहूँगा मतलब सुनाए कुछ। वो जब कुछ सुनाएंगे तो बिल्कुल ही ना नसरी नज़म टाइप। तो मैं कहूँगा कि एक शुरू में मैं कह देता था कि भाई आप ना थोड़ा सा उरूज़ को पढ़ो, सीखो कि उरूज़ क्या होता है, वज़न क्या होता है। उसके बाद मुझे ये लगना शुरू हो गया कि अगले बंदे को लगता है कि यार ये मुझसे जेलस हो रहा है कि मैंने इतना अच्छा लिखा है कि ये मुझसे जेलस हो रहा है कि कहीं मुझसे अच्छा ना लिख ले। ये एक वक्त में मुझे भी लगता था, जब मैंने आपको कहा ना मिक्स हो रही थी, तो शायर ने तो आगे से यही कहना ये बेवजन है, क्योंकि वो एक मिसरा उस बहर में चला गया, उसमें कोई शेर बिल्कुल ठीक आ जाता था, कोई ऐसे करके। तो खैर, लेकिन उस वक्त मेरे और भी मसाइल थे जो मैंने बाद में जब चीज़ें सीखी, मुझे पता चला कि यार रब्त जो है ना, टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग और टेक्निकली मिसरे को देखना, ये सब कुछ करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें बाद में पता चली, क्योंकि मैं वापस आता हूँ उस बात पे, गज़ल भी कह रहा था इस तरीके से और लिरिक्स कॉम्पोजिशन भी कर रहा था। लिरिक्स की मुझे, क्योंकि लिरिक्स में कोई सीन नहीं है आपका, मतलब कि आपने कॉम्पोजिशन बनाई है, उसके ही वज़न के ऊपर आपने कोई धुन बनाई है, उसके ऊपर आपने लिखना शुरू कर देना होता था।
उसामा, बहुत बड़े बड़े सिंगर भी जो हैं वो गाना गाते हुए मतलब बेवजन हो जाते हैं, दो बहरों में हो जाते हैं। अक्सर हमें मिसाल मिलती है ऐसी, बहुत अच्छे अच्छे पुराने उस्ताद सिंगर्स की भी। जी आप ठीक कह रहे हैं, ऐसी बहुत सारी हमें मिसालें मिलती हैं। अब लता जी, सुभान अल्लाह, क्या बात है उनकी। उनका एक गाना है कि आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल। सुभान अल्लाह। अब वो गाना है, उसकी बैर जो है ना वो है फाइलातुन 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 फाइलुन। अभी आगे चलकर आपने सुना होगा कि क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है। अब उन्होंने यहाँ पर बैर जो कर दी है ना, वो कर दी है फाइलातुन फाइलुन फाइलातुन फाइलुन। तो इस तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जगह जो ले रहे हैं ना, अब सिंगर को नहीं पता, बाज़ औक़ात सिंगर को पता चल जाता है। उसामा भाई ने ना बहुत बारीक बात कर दी है। इसको मैं व्यूअर्स को समझाने के लिए इसकी थोड़ी सी तख्ती कर दूं। तख्ती होती है, अब ये वज़न होता है जो अभी जिस तरह से हम बयान करेंगे, ये आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, ये फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलुन में कैसे है, ये इस तरह से है, आपकी नज़ ये फ़ाइलातुन, बिल्कुल रो ने समझा फ़ाइलातुन, प्यार के का फ़ाइलातुन, बिल मुझे फ़ाइलुन, ये इस तरह से आ रहा है। और जिस मिसरे की इन्होंने बात की कि जो दो बैरों में गया, वो क्यों मैं तूफ़ान से डरूं। अब इस डरूं के आगे कोई दो हरफी आ जाता ना वर्ड, तो फिर इसने वज़न में हो जाना था। अब ये ऐसे होता, क्यों मैं तूफ़ान से डरूं जब मेरा साहिल आप है, बिल्कुल। तो ये पूरा फिर वज़न में आ जाना था। लेकिन क्योंकि उन्होंने जगह लेनी थी, वो तो बिल्कुल उस जगह ले ली। और बाज़ का सिंगर्स को नहीं भी पता चलता, क्योंकि ये उनका काम नहीं है। उनका काम है सुर को देखना या सब कुछ देखना। और उसमें तो वो लता जी का कोई सानी नहीं है। देख लें कि वो सुभान अल्लाह। अभी यही सीन चलता था मेरे साथ भी, करते 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 काम करते दोस्तों के साथ। मैंने म्यूज़िक फिर छोड़ दिया। अच्छा, म्यूज़िक मैंने क्यों छोड़ा? मैं बाकायदा तौर पर पूरे गाने का, आपको गाना लेकर आए, मैं उसका म्यूजिक अरेंज कर लेता हूँ। जिस तरह का आपके जिस जॉनरे में के मैं उसमें अरेंज कर लेता हूँ। लेकिन मैंने इसलिए छोड़ दिया कि जो एक मेरा दोस्त मुझे मिला ना, उसकी जो सेंस थी ना म्यूजिक की, वो बॉलीवुड लेवल की थी। अच्छा, यानी कि वो जिस तरह के मिथौन काम करता है, या अपना वो करते नहीं है प्रीतम, ये सलीम सुलेमान, इस तरह का उसकी थिंकिंग वो थी। चाहे उसके पास उतना नॉलेज नहीं था म्यूजिक का। मैंने कहा यार म्यूजिक तू किया करेगा, अच्छा, मैं लिरिक्स कॉम्पोजिशन किया करूँगा। तो फिर इस तरह लेके चले। ढेरों गाने, मुझे कोई नाम भी नहीं याद, बाज़ औक़ात रिलीज़ हो जाते हैं। तो क्योंकि उनके अभी तक कौन सा कोई ऐसा गाना है जिस पे आपको प्राउड हो कि यार ये मैंने किया था और क्या अच्छा गाना है? यार अभी तक मुझे ऐसा तो कोई नहीं है। मुझे पता क्या बात है, जब मैं मार्केट में गाने लिखने लगा ना, मेरी मर्जी नहीं चलती थी। अच्छा, सिंगर जो आ रहा है ना गाने वाला, उसने आकर जब अपनी मर्जी थोपनी ना, कि मुझे ज़ाहिर बात है हमने यार पैसे कमाने, उससे पैसे लेने हैं, जो उसने कहना है हमने कर देना है। जब वो कहते थे कि यार फलां गाने के टाइप का है, फलां गाने के, अभी उस वक्त अरूज चल रहा था, कुड़ी मैनू कहंदी मैनू जुत्ती लै दे सोने हैं, ठीक है। अच्छा उसामा, कोई ऐसी कंपोजिशन जिन पे आपको प्राउड हो कि यार ये मेरी कंपोजिशन है, मुझे बहुत पसंद है ये, अभी तक की? मतलब कोई भी आर्टिस्ट होता है, वो कभी भी पूरी ज़िंदगी में ही प्राउड नहीं कर पाता, उसे होता है इससे भी अच्छा करूँ, इससे भी अच्छा करूँ, लेकिन अभी तक की जो कंपोजिशन है उनमें से कोई ऐसी कंपोजिशन? अच्छा यार, उनमें ऐसा है कि नसीबुलाल वाला जो मैंने किया वो मुझे अच्छी लगती है। और क्या गाना था नसीबुलाल वाला? वो पागल गाना था। वे तेनू है पता, मैं तेरी याद च कितना रोनी है, वे मैं पागल हो गई हैं। और एक गाना और है, उसका मैं टाइटल नहीं बता सकता क्योंकि वो भी आना है। अच्छा, वो मैंने यूके में एक मेरा दोस्त है वो गा रहा है, तो मुझे उसकी कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। तो बाकी आपको पता है आर्टिस्ट कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। वो बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मैंने गाने अभी लिखने। अच्छा उसामा, एक चीज़ जो मैं फेस करता हूँ, मैंने जिस भी आर्टिस्ट से मिलता हूँ, चाहे वो किसी भी सिंफ का आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, कुछ भी, जब वो प्रोफेशनलिज्म की तरफ आते हैं ना, तो उन्हें क्रिएटिव लैबोरेटरी में बड़ा मसला आता है। मतलब कि लेट्स से अगर मैं फिल्म मेक करूँ ना, तो अब एक ऐसा बंदा जिसको फिल्म मेकिंग का कुछ भी नहीं पता, वो मुझे बताएगा कि मैंने किस तरह फिल्म मेकिंग करनी है। हालांकि मैं फिल्म मेकर हूँ प्रॉपर, वो बंदा मुझे बताएगा कि मैंने किस तरह करनी है। इस चीज़ में बड़ा मसला आता है। आपको ये फेस करना पड़ा है? यार ऐसा होता है कि बहुत सारे इर्द गिर्द आपको लोग ऐसे मिलते हैं, दोस्त ऐसे मिलते हैं कि जो आपको कहने लगते हैं कि यार इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लो, हालांकि उसको कख नहीं पता है उस चीज़ का। ये यार शुरू से चलता आ रहा है, मतलब जब से आर्ट के साथ साथ इस तरह के बंदे आपको मिलते ही रहते हैं। लेकिन इसको किस तरह से डील करते हैं आप? फिर मैं इसको इस तरह से डील करता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ ठीक है।
यही कह सकता हूँ मैं, और क्या कह सकता हूँ उसको। अब मैं उसको समझाने बैठूँ, उसे पता ही नहीं तो उसे समझ कैसे आएगी मैं उसे समझाने बैठ जाऊँ। तो मैं कहता हूँ अच्छा हाँ ठीक कह रहे तुम। एक दो बार मैंने कोशिश की है बताने की, लेकिन उसने आगे से उसका सुर वहीं पे है, उसने रखा हुआ है। उसने कहा कि नहीं यार मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं कहा अच्छा हाँ ठीक, तो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ठीक है ठीक है। अब जो काम वाला बंदा बताए तो उसमें फिर जिसको पता हो फिर तो जो काम वाला, अच्छी बात इसमें ये होती है कि जिस बंदे को पता है ना फिल्म मेकिंग का, वो फिर जो चीज़ बताता है ना वो आपको पसंद भी आती है। बिल्कुल ऐसे ही मोस्टली मेरे बाज़ औक़ात वो भी अगर आपको बताता है तो आपकी मेंटालिटी जो है ना उसके साथ मिल नहीं पाती, क्योंकि आर्ट का कोई भी काम है ना क्रिएटिविटी से, जो आपने सोचना है ना दूसरा बंदा अगर सेम होगा ना, हो सकता है कि आपके आइडियाज मिल भी जाए। ऐसा भी बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि अगर दो शायर आपस में मिलते हैं तो उनकी सोच भी नहीं मिल सकती, नहीं मिलती बिल्कुल। या अगर कोई दो सिंगर मिलते हैं या कोई अजीब ही सिस्टम है ये। किसी आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कमर्शियल काम को और जो सही क्रिएटिव्स का कमर्शियल होता है? मतलब एक काम वो होता है, कोई भी गाना है ना, एक गाना वो है जिसको सिंगर्स सुनते हैं कि वो कहते हैं कि यार वाह, लेकिन उसको फिर आवाम नहीं सुनती, खवास सुनते हैं सिर्फ। तो किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं इन दोनों को? मेरा यार क्राइटेरिया यही है कि असल में ना मुझे कोई भी चीज़ अच्छी लगती ना, जो गानों को मुझे जो दिल को भा जाती है, मुझे सुनते हुए लग रहा है, आर्टिस्ट को पता लग जाता है या सुनने वाले को पता चल जाता है कि यार मुझे ये चीज़ जो है ना अच्छी लग रही है, जो रिपीट पे सुनने का दिल करे ना चीज़, मेरे ख्याल से वही चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है। अभी मैं ऐसा नहीं, हालांकि मैं क्लासिकल को पसंद करता हूँ म्यूज़िक को, लेकिन मैं गाने हर क्लासिकल में किसे पसंद करते हैं? क्लासिकल में शफ़क़त सलामत अली साहब हैं और सलामत अली ख़ान साहब थे, बड़े गुलाम अली ख़ान साहब थे। इन लोगों को मैंने सुना, मुझे अच्छी लगती, ठुमरी सुनना अच्छा लगता है, काफ़ी सुनना अच्छा लगता है। तो ये सीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज के जो अच्छे गाने हैं जो कानों को सुन के अच्छे लगते हैं, जो आपको एक अच्छा माहौल प्रोवाइड कर देते हैं। एग्जांपल दें, आजकल आपकी प्लेलिस्ट में क्या चल रहा है? यार प्ले लिस्ट में इस तरह तो मैं आपको कैसे बताऊं, मुख्तलिफ गाने, मतलब कि जो भी मेरे सामने आते हैं ना, सतिंदर सरताज के गाने आजकल मैं बड़े सुन रहा हूँ, वो मुझे बड़े अच्छे वो बहुत और सतिंदर सरताज ऐसे सिंगर हैं कि जिनको मतलब खान साहब लोग भी जो हैं, बारीक लोग, वो भी उतना ही पसंद करते हैं, और जो बिल्कुल अवाम और खवास दोनों पसंद करते हैं। उसी तरह जैसे सज्जाद अली साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। सुभान अल्लाह यार, वो एक ही बंदा है। मेरा ख्याल है अभी तक मैंने जितनी पॉडकास्ट की हैं, कोई एक भी ऐसी नहीं गई जिनमें मैंने सज्जाद अली साहब का जिक्र ना किया हो, क्योंकि मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन। यार वो सुभान अल्लाह, क्या बात है उनकी। आप देखें ना कि इतनी बड़ी लेगेसी, कहाँ से वो चल रहे हैं लेकर उसको, जो भी गाना उन्होंने दिया हिट ही दिया। और वो डायरेक्टली किसी घराने से नहीं है, इनडायरेक्ट थोड़ा सा ताल्लुक है ना पटियाला के साथ। बिल्कुल ऐसे ही। डायरेक्टली पटियाला के साथ नहीं है, डायरेक्टली किसी घराने से नहीं है। मतलब एक किस्म के आप कह लें कि उनकी जो ख़ानदान है वो कोई सदियों से चलता हुआ किसी घराने से नहीं, लेकिन क्या बारीक और क्या अच्छे सिंगर हैं वो ऐसे सिंगर हैं जिनको अताई भी पसंद करते हैं और दूसरे भी पसंद करते हैं, यानी कि जो काम को समझ। आजकल ना मैं देखता हूँ लोगों को बहुत तनकीद करते हुए, जो लोग सिंगिंग को समझते हैं ना, कंपोजर्स ख़ास तौर पे, वो बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं विस्पर सिंगिंग पे जो आजकल चल रही है। जिस तरह अनूव जैन है, या जिस तरह से पाकिस्तान में काफ़ी सारे ओ यारा में जिस तरह से गाया गया है, काविश हैं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा ना मतलब क्रिटिसाइज़ करते हैं वो। आप क्या कहते हैं इनके बारे में? यार मुझे तो वो गाने अच्छे लगते हैं। मैं देखता हूँ कि यार लोग किस तरह का सुनना चाह रहे हैं, या आपको ही सुनकर क्या अच्छा लग रहा है। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी उनमें ऐसे भी होंगे गाने जो मुझे नहीं पसंद होंगे, लेकिन अनूप जैन के कुछ ऐसे गाने हैं, अफसोस गाना उसका, और जो तुम मेरे हो, तो वो गाना, उसकी कॉम्पोजिशंस मुझे फील देती, वाइब। यार जब एक कॉम्बो की बनाते हो ना, म्यूज़िक लिरिक्स सब कुछ मिलकर कोई चीज़ नई बनती है, तो वो फिर वाइब देती है, तो फिर अच्छा लगता है। मैं इसको ये नहीं सोचता कि यार ये क्या आजकल का हो गया, ये जो अच्छा प्रेजेंट जिसने अच्छा कर दिया है ना, वो अच्छा है बस। और रैप भी अच्छा लगता है मुझे। रैप में कौन पसंद है? मैं बोहेमिया को लाइक करता था, मतलब कि सुनता हूँ कि यार पहले मुझे ये पसंद नहीं था रैप। अच्छा। लेकिन उसकी एक वाइब की वजह से मुझे वो पसंद आ गया कि यार वो बंदे की दुनिया, उस्ताद ऐसे ऐसे जो रैप। फारिस शफी को सुना है आपने? वो मेरे सामने एक हनी सिंह का क्लिप आया था,
کہ فارس شفیع ہے پاکستان کے ساتھ، تب مجھے پتا چلا تھا. پہلے سے نہیں جانتے تھے؟ نہیں، میں اس سے پہلے نہیں. فارس شفیع بہت پہلے سے مطلب مورو سنگنگ کرتے ہیں. مورو کا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، میں مورو ویسے مینلی آج کل تو یوٹیوبر ہیں، لیکن جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اس ٹائم پہ مورو گانے گاتے تھے. تو اس ٹائم پہ مورو نے ایک گانا کیا تھا فارس شفیع. مورو سیاں مجھ سے بولیں. فارس شفیع جو ہے وہ میشا شفیع کے چھوٹے بھائی ہیں. یہ مجھے پتا، صبا حمید کے وہ بیٹے ہیں. تو اور ریپ میں فارس شفیع سبحان. مجھے نا ہنی سنگھ کی وجہ سے اس بات سے میں نے جا کے پھر سرچ کیا، مجھے پھر میں نے کہا یار اچھا ہے. ہنی سنگھ نے ریپ میں ایک ایڈیشن کیا تھا جو میں نے مطلب آبزرو کیا تھا، کہ جس کی وجہ سے ہنی سنگھ کا اتنا نام ہوا تھا کہ ہنی سنگھ ریپ کے اندر ایکسپریشنز ڈالتا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. اور کسی ریپر کو میں نے آج تک ابھی تک بھی ریپ کے اندر ایکسپریشنز ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے بادشاہ کے. ہاں ہے تھوڑا سا، کیونکہ وہ ہنی سنگھ کا وہ ساتھ اکٹھے بہت زیادہ کام کیا ہے، لیکن ہنی سنگھ ریپ کے اندر ایکسپریشنز ڈالتا تھا. یہی کریٹیوٹی ہے نا، مطلب کہ ایک کام چل رہا ہے اس میں آپ نے نیا کیا ڈالا ہے. جو آپ نے نیا ڈالا ہے نا، اگر ہنی سنگھ نے ریپ میں ایکسپریشن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس نے وہ ڈالے ہیں تو پھر دنیا نے سنا ہے اس کو، بالکل سامنے وہ آیا بھی ہے. اچھا، آپ بتا رہے تھے کہ آپ گوجرا سے لاہور شفٹ ہو گئے اور فی الحال آپ فیصل آباد میں مقیم ہیں. پھرتے چلتے ہی رہنا ہے بس؟ کیا نہیں. اب تو میں فیملی کے ساتھ باقاعدہ ادھر شفٹ فیصل آباد میں ہی مقیم ہوں. کب سے؟ یعنی کہ تقریباً 2-2.5 سال ہو گئے ہیں مجھے فیصل آباد ہو گئے. اچھا، اور فیصل آباد میں آپ یہ کر رہے ہیں کام؟ نہیں، یہ میں نے چھوڑ دیا تھا. اچھا، وہ پھر میں اس کی وجہ مطلب کیا بنی؟ وہ یار وجہ یہ بنی کہ جب میں لاہور میں یہ کام کر رہا تھا نا، تو وہاں پر نا کرونا کا ٹائم آ گیا. آرٹسٹ کرونا سے ڈرتے تھے، کرونا آرٹسٹ سے ڈرتا تھا. تو پھر میں کرونا سے ڈر کر بھاگا واپس اپنے سٹی میں، کیونکہ وہاں پہ ہمارے چھوٹی سٹیز ہے نا، گوجرا چھوٹا سٹی ہے، تو ادھر اتنی پابندی نہیں تھی، بندہ ہلکا پھلکا باہر نکل جاتا تھا. لاہور میں بہت مشکل ہو گیا تھا. تو پھر میں واپس آ گیا. جب میں واپس گیا لاہور، لیکن اسٹینڈ نہیں ہو پایا، میں اسٹوڈیو پھر ختم کر دیا. لیکن ابھی آپ کمپوزیشنز وغیرہ تو کر رہے ہیں؟ ہاں، وہ میں ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہوں، مطلب کہ کوئی کہے، لیکن باقاعدہ اس طریقے سے نہیں کہ مطلب کہ ڈیلی 2-3 کمپوزیشن بنا لی، کیونکہ ڈیلی بیٹھنا اسٹوڈیو اب وہ اس طریقے سے نہیں. اب میں باقاعدہ طور پر شاعری کی طرف ہی، کیونکہ میرے میں 2 ہی یہ فن تھے، شاعری اور میوزک، دونوں مجھے اٹریکٹ کرتے تھے. یہی پھر میں نے اب آپ شاعری کر رہے ہیں، مطلب زیادہ آپ کا جو جھکاؤ ہے وہ شاعری کی طرف. لیکن ابھی بھی اندر کا کمپوزر جو ہے وہ گیا نہیں ہے، وہ کمپوزیشن وہ گیا تو نہیں ہے، لیکن وہ بیمار ہو گیا تھا. کیونکہ ایک کام آپ نے لگاتار نہیں کرنا نا، جس کو آپ کرتے ہو ریاضت نہیں ہے. ہاں وہی نا، کہ اب شاعری میں زیادہ تر ریاضت ہو رہی ہے. اچھا، تو شاعری میں آپ کا باقاعدہ کوئی استاد ہے جس سے آپ نے عروض سیکھا اور وزن سیکھا؟ عروض تو میرے استاد جی کو نہیں آتا تھا، جن سے میں نے وہ ظفر اقبال بادل صاحب گوجرا کے شاعر ہیں. ایک ظفر اقبال صاحب ہے نا، ایک ظفر اقبال بادل صاحب ہے جن کا میں شاگرد ہوں. وہ گوجرا کے ہیں. میں نے ان سے شعر کہنا سیکھا. شعر تو پہلے بھی میں نے بتایا کہہ رہا تھا، لیکن جو ٹیکنیکل چیزیں جو تھی وہ میں نے ان سے سیکھی. اب علم عروض جو تھا یہ مجھے جب پتہ چلا نا، تو پھر میں نے یوٹیوب سے سیکھ لیا تھا. اچھا، وہ شہزاد احمد خرل صاحب کا کوئی لیکچر تھا، میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی تھی، لیکن وہ مجھے یہ 2014 کی بات ہے جب میں نے یوٹیوب سے وہ عروض سیکھا باقاعدہ. اچھا، جب عروض سیکھا تو جو میں کہہ رہا تھا وہ بھی نہیں کہا جا رہا تھا پھر مجھ سے. پھر میں نے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے استاد جی تو مجھے بعد میں ملے نا 2015 کے بعد. تو مجھے کیونکہ میں نے عروض کو وہ دیکھنا اکیلا فلو میں کہنا ہی نہ، ڈر جو گیا تھا کہ یار اتنے باریکی سے دیکھنا پڑتا ہے شعر کو. تو پھر جو وزن میں تھا بھی میں وہ بھی ختم ہو گیا سسٹم. میں نے پھر اسی طرح کرتا رہا. پھر میں نے عروض سیکھا، ایک آدھی بیر سیکھی، پھر اس کے بعد باقی سیکھتا گیا. پھر بیر آ گئی، پھر وہ کافی مشکل. پہلا کون سا شعر تھا آپ کا جو آپ کو لگا کہ یار یہ میرا شعر پہلا تھا اور یہ بہت اچھا تھا؟ مجھے وزن سیکھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے پہلا شعر کہا تھا، پتہ نہیں وہ پہلا تھا یا نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میرا پہلا شعر تھا وزن سیکھنے کے بعد. ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا. ہاں، تیرے دل میں جگہ ملے تو کہوں میں بھی اپنے مقام میں رہتا ہوں. تو یہ میں نے وزن سیکھنے کے بعد پہلا مجھے لگتا ہے کہ یہ تھا. اچھا اسامہ،
जदीद शायरी और मतलब क्लासिकल शायरी, इसमें क्या डिफरेंस देखते हैं आप? मैं यार देखता हूँ कि ये ज़माने की बात है सारी। रवायती शायरी है और जदीद शायरी है, ठीक है, और एक बीच में कोई बैलेंस रख के कुछ शायर चल रहे हैं, वो सेमी क्लासिकल होकर चल रहे हैं, सजाद अली स्टाइल। तो इस तरीके से अभी जदीद मैं जिस तरह का हूँ ना, या मेरी जिस तरह की जो मैं अंदर से हूँ, अगर मैं वो नहीं कहूँगा, मैं जानबूझ पर किसी को मुतासिर करने के लिए वो क्लासिकल शायरी करूँगा ना, तो मेरा दिल करता है, तो फिर वो मैं चेहरे से फेक लगूंगा, बनावटी लगेगा, मेरे चेहरे से नहीं लगेगा नहीं, लोग कहेंगे पता नहीं किधर को लिखवाता है, चाहे मैं अपना भी कही जाऊँ, ठीक है, लोग कहेंगे यार पता नहीं ये किससे लिखवाता है। तो मैं जो मेरे अंदर मैं रोज़मर्रा की चीज़ें जो देखता हूँ ना, मैं उनको शेर में ढालने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, और आजकल आपको क्या लगता है कि क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से एक तो अच्छी बात है कि शायरी को फ़रोग मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल सिन्फ को आपको लगता है कि इस शायरी की जो सिन्फ है, सोशल मीडिया ने इसे फ़ायदा दिया या नुकसान पहुंचाया? सोशल मीडिया ने डेफिनेटली फ़ायदा पहुंचाया इसको। उसका ये है कि आपके सामने बहुत सारे नौजवान उभर के सामने आए हैं। अच्छा, ये आसान शायरी जो कर दी ना, ये हमने नहीं की, ये हमसे पहले भी शायर बहुत सारे कर चुके हैं, या ये ऐसा नहीं है कि हाफी लोगों ने की या अली ज़रीउन ने की। इससे पहले दाग ने आकर शायरी को बहुत आसान कर दिया था और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने भी सामने की बातें करनी शुरू कर दी थी। तो इसमें हमने जो ऐड करने की कोशिश की कि किसी लफ्ज़ में इंग्लिश का लफ्ज़ आ गया, किसी मिसरे में कोई काफ़िया इंग्लिश का आ गया, अभी वो भी जानबूझ के नहीं, बंदा मिसरा बनाते हुए बंदे के जहन में आता है कि यार ये अच्छा लग रहा है, तो जो मिसरे को सपोर्ट कर रहा है ना कोई लफ्ज़, तो वो फिर ये जिद्दत में भी आ जाता है, सारा कुछ आ जाता है। कुछ लोग इसको नहीं सही समझते, वो समझते हैं कि यार नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ पर सहूलत मिल रही है और अच्छा लग रहा है, कानों को सुनने में अच्छा लग रहा है, तो कर लेना चाहिए। आपने भी 2 नाम लिए, 2 शायरों के नाम लिए, और ये 2 शायर वो हैं कि जब भी शायरी का जिक्र होता है तो हर बंदा इन 2 का ही नाम लेता है। बिल्कुल। हालांकि उस्ताद बहुत बहुत बड़े इस टाइम पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह पे बहुत बड़े बड़े उस्ताद मौजूद हैं। तो ये 2 नाम हैं। इनके बारे में ये है कि जो शायर ख़ुद है ना, शायर इनके ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन आवाम इन्हें बहुत पसंद करती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? यार शायर तो मुझ पर भी तनकीद करते हैं, समझे ना, मैं भी तनकीद को इसी तरह देखता हूँ। इन पर भी मैं सारा कुछ देख रहा हूँ कि यार इसने ये किया, लेकिन यार देखे कितना बड़ा गैप आ गया था शायरी में कि दुनिया ऑडियंस बाकी जिस तरह आर्ट की फील्ड के साथ अटैच थी ना, उस तरह शायरी दुनिया बहुत दूर हो गई थी। यानी कि बहुत कम लोग थे जो शायरी की तरफ आते थे। अब देखें मजमे का मजमा आ रहा है, अगर ये लेकर आए हैं तो यार अच्छी बात है ना। मतलब आप पसंद करते हैं? मैं अच्छा समझता हूँ, मुझे दोनों शायर अच्छे लगते हैं, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। आपकी इंस्पायरेशन कौन है शायरी में? शायरी में यार मैं आपको बताऊं कि मेरा ना मुताला इतना नहीं है जितना मेरा मुशाहिदा है। तो मैंने जो ज़्यादातर सुना है ना, अब के अगर शायरों में देखें ना, तो मुझे जो पसंद है शाह ज़की साहब पसंद है, मुझे अज़हर फ़राक साहब पसंद है। उनके बाद यार एक बहुत बड़ा नाम, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, पंजाबी के शायर, मुझे लगता है कि यार वो एक ही बंदा था, तजम्मुल कलीम साहब। अच्छा, मैंने उनको बहुत सुना। शाहिद ज़की साहब को भी मैं जानता हूँ, अज़हर फ़राक साहब को भी जानता हूँ। इन तजम्मुल कलीम साहब को मैंने भी नहीं सुना हुआ है, शायद पंजाबी मैंने नहीं सुनी। हाँ, पंजाबी के वो समझ लें कि मेरे नज़दीक वो इस टाइम पंजाबी के सबसे बड़े शायर थे इस दौर में। अभी रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ है, तो सुभान अल्लाह, वो मुझे उनकी शायरी बहुत पसंद थी, उनका शेर का ट्रीटमेंट बहुत पसंद था। कोई शेर उनका अगर आपको यार उनका मैं शेर आपको, तजम्मुल कलीम साहब की गज़ल सुनाता हूँ मैं आपको। जीवन दी गोट दे पिछे 100 चीलां ने बोट दे पिछे। वाह। जीवन दी गोट दे पिछे 100 चीलां ने बोट दे पिछे, वाह वाह। ऐबां वांग लुकाई फिरना भुखे ढिड नूं कोट दे पिछे। वाह वाह। ऐबां वांग लुकाई फिरना भुखे ढिड नूं कोट दे पिछे। शेर का ट्रीटमेंट देखें उनका कि वड्डा एक दिमाग है कोई छोटे जे अखरोट दे पिछे। वाह
वड्डा एक दिमाग है कोई छोटे बहुत सारे उनके मशहूर है मरन तो डर दो बादशाह कमाल कर दो बादशाह वाह क्या बात है क्या बात ये मैं खिडारी कमाल दा हाँ कि आप हार दो बादशाह वाह सुभान वो मज़ामीन मुझे अट्रैक्ट किए मैं उनको रूहानी उस्ताद भी समझ लेता हूँ कि मैं अपनी शायरी में भी इम्प्लीमेंट करता हूँ उनके ट्रीटमेंट को। अच्छा और इसके अलावा जो लोग मशहूर हैं मतलब अभी तक शाहिद ज़की साहब का आपने नाम लिया और तजम्मुल कलीम साहब का नाम लिया आपने, अज़हर फ़राग साहब का नाम लिया, ये लोग अवाम में उस तरह से मतलब अवाम में मशहूर नहीं है, ख़वास सब जानते हैं शाहिद ज़की साहब कौन है और क्या ऐसे चीज़ है वो। हाँ उनका तो नहीं, लेकिन अज़हर फ़राग साहब तो अब उनको मोस्टली मतलब जितने लोग वही बात आ जाती है जिस तरह सजाद अली है ना यहाँ सोनू निगम है उधर, ठीक है, उस तरह इधर अज़हर फ़राग साहब सुभान अल्लाह। लेकिन जिनको हम मंजर आम हाँ ये आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो इस तरीके से यार इसका मतलब है कि लोग कुछ और सुनना चाह रहे हैं, यानी कि तादाद उनकी ज़्यादा है जो मतलब कि सीधी बात सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि शेर टेक्निकल वो शायर हैं दोनों, शाह ज़की साहब भी बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकली शायर हैं, सुभान अल्लाह शायर हैं, और अज़हर फ़राग साहब भी सुभान अल्लाह शायर हैं। तो इस तरह लोग कुछ और सुनना चाह रहे हैं, लोगों को मुझे लगता है कि वो सीधी बात सुनना चाह रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि बात इतनी सीधी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि उसमें भी एक हाँ कॉमेडी है, कोई भी आर्ट की फील्ड है उसको जब सेकंड आपने करना होता है ना तो उसमें पंच आना होता है। अगर मैं कहता हूँ कि दूसरे मिसरे में पंच नहीं आया ना तो फिर वो बेकार है, पंच पे ही दुनिया उड़ती है। और सीधी बात अगर आपने सुननी है या सीधी बात अगर आपने पढ़नी है तो आप अखबार पढ़ लेना, वो अखबार पढ़ें, वो उसे सीधी और क्या पूरी इन्फॉर्मेशन। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने इतनी भी सीधी नहीं कि मैं इधर को जा रहा हूँ तो मैं इधर से वापस आ जाऊँगा समझिए नहीं तो। अच्छा उसामा, मैंने देखा है कि आपने भी खुद भी कहा कि मेरा मुशाहिदा ज़्यादा है, मैंने भी काफ़ी नोट किया और मैंने सुना भी आपके बारे में बहुत लोगों से कि आपकी ऑब्जर्वेशन जो है ना, मतलब कॉमेडी की सिन्फ के भी आप बहुत नज़दीक हैं, और ये भी मैंने पॉडकास्ट में थोड़ा सा देखा भी है। तो इसका क्या सीन है, मतलब ऑब्जर्वेशन आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग, ये रियाजत है क्या है? यार वो तो जब आप बैठते हैं, हम कभी जब इकट्ठे बैठते हैं तो आपको भी पता है आप भी बहुत बारीक हैं यार, ये कोई बंदा किसी एक काम में बारीक नहीं होता, जो बारीक होता है वो बारीक होता है। अगर वो किसी चीज़ पे महारत हासिल कर लेता है ना तो फिर यहाँ पे मुझे बब्बू भाई का एक जुमला याद आ गया। बब्बू राना साहब, एक बार हम बैठे हुए थे यूके में बर्मिंघम में, एक जगह चाय पी रहे थे, तो पता नहीं कुछ हमारे साथ एक महफिल में कुछ और लोग बैठे हुए थे, तो कुछ बात हुई, उन्होंने वहाँ पे जुमला क्या कहते, अताई अताई हुंदा है ऐसा ही है। अब ऑब्जर्वेशन ये है कि मैं ना मतलब कि चीज़ों को कुछ किसी और जाविये से देखता हूँ, मुझे लगता है कि मैं यार इसको इस तरह डीप देखता हूँ, या लफ्ज़ से लफ्ज़ बना लेना, बात से बात चला लेना, ये मुझे शायरी से ही आया है। मुझे लगता है कॉमेडी भी शायरी से ही निकल आई है मेरे अंदर भी, तो मैं इसको इसी तरह लेके चल रहा हूँ। मैं चीज़ों को कुछ और एंगल से देखना चाहता हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि मैं कुछ ना मुनफरिद कहूँ, लेकिन मेरे अल्फाज का जो चुनाव वो आजकल का हो। मैंने मोस्टली लोगों को नहीं इस बात का पता, लेकिन मैंने 90% ऑफ टाइम्स देखा है कि जो बंदा शायर होता है ना वो कॉमेडियन बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही है, लेकिन वो शायर, बहुत सारे शायर जो अच्छे शायर हैं ना, वो सामने अपना ये हुनर इसलिए नहीं लेकर आते कि मैं फंस जाऊंगा, हाँ, कि लोग मैनू कॉमेडियन समझने लग जाए। लेकिन आप नहीं डरते यार डरना क्या है, अब लोग सुनना चाहते हैं, जो बात लोगों को अच्छी लगनी है वो हमें खुद भी बोलकर अच्छा लगता है कि यार बात करके बात से बात निकले। तो बाज़ औक़ात किसी फ़नी बात में से ही आपका कोई संजीदा शेर निकल आता है, क्योंकि ये तो काम वाले बंदे को पता है, जिसको इस पे महारत है कि मैंने किस तरह किस एंगल से किस चीज़ को निकाल लिया। अच्छा उसामा, जो भी आर्टिस्ट है ना किसी भी सिंफ का, उसकी एक ख्वाहिश होती है कि मैं चाहा जाऊँ, मुझे लोग, अगर कोई पेंटर है, कोई फिल्म मेकर है, वो चाहता है कि लोग इसे देखें, मेरे आर्ट को देखें। अगर कोई सिंगर है, कोई शायर है, वो चाहता है लोग मेरे आर्ट को सुने, पढ़ें। आपको कभी एहसास हुआ कि अब मैं पढ़ा जा रहा हूँ, अब मैं सुना जा रहा हूँ? यार जैसे हमने पहले भी बात की है कि सोशल मीडिया का इसमें बड़ा रोल है कि ये जो
بہت سارے لوگ سامنے آئے ہیں. اب اس کے دونوں استعمال ہیں, پازیٹیو بھی ہیں نیگیٹیو بھی ہیں. اب میں یہ لکھتا جا رہا تھا, کچھ لوگ مجھے پسند کرتے تھے, کچھ نہیں کرتے تھے. خیر مجھے اس سے یار مجھ پہ یہ ذمہ داری تو نہیں ہے نا, اگر میں شاعر ہوں تو مجھ پہ یہ کیا ذمہ داری ہے کہ یار جو آپ چاہ رہے ہیں وہ میں لکھوں, پھر میں کیا شاعر ہوں یار. جو میں چاہ رہا ہوں, جو میرا دل کر رہا ہے, میں وہ لکھوں گا نا. بالکل. ہاں آپ کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں, آپ کو نہیں پسند تو نہیں, آپ نہ سنیں مجھے, آپ مجھے نہ سنیں یار. اور شاعر اتنے اچھے ہیں ان کو سن لیں, جو مجھے سننے والے ہیں وہ میں نے خود ہی اکٹھے کر لینے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, جن کو میری طرح کی شاعری, بالکل جن کو اس طرح کی شاعری پسند ہے. ابھی ہر طرح کا میوزک بھی ہر بندہ نہیں سنتا, ہر طرح کی پینٹنگ ہر بندے کو پسند نہیں آتی. کامیڈی کی اتنی اصناف ہیں, ان میں ہر طرح کی کامیڈی نہیں کسی کو پسند آتی. بالکل ایسے ہی ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے, شاعر کے اوپر یہ امان پابندی نہیں اللہ ہے. خان صاحب کی بات ہے, امان اللہ خان صاحب نے کسی کامیڈین کا, مجھے نام نہیں یاد آ رہا, کسی کو, یار میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں, امان اللہ خان صاحب کا میں بہت بڑا فین. سبحان اللہ, یار ان کی بھی آبزرویشن, وہ یار وہ آبزرویشن ہی تھی ساری. وہ اس مقام پر آگے تھے, ان کی عام بات بھی کامیڈی تھی. ہاں بالکل. انہوں نے ایک کامیڈین کے ساتھ, ان کا تھیٹر تھا, تھیٹر کے اندر مطلب یہ مجھے بتائی ان کے بیٹے نے بات ہے, عدنان بھائی نے, عدنان امان اللہ نے, انہوں نے بتائی ہے. وہ کہتے کہ اس نے نا کوئی بہت باریک بات کی. اب میں کیا ڈیفینیشن کروں, آپ تھوڑا سا سمجھائیں کچھ ویورز کو کہ باریک بات کیا ہوتی ہے. یار باریک بات پولیس صراط کی طرح ہوتی ہے جس سے گزرنا آسان نہیں ہے. باریک بات یہ ہے کہ یار کوئی ایسی بات جو ایک عام انسان نہیں کر سکتا نا, یعنی کہ اور ایک عام انسان سمجھ بھی نہیں سکتا اس کو. اس کی ڈیفینیشن ہی کرنا کوئی مشکل, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ باریک بات میں کسے کہہ دوں, یعنی کہ سمجھانا ہی نہیں آ رہا. یہ ایسی ایک شعور میں چیز ہے کہ اس کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں. مطلب آپ ایسے سمجھ لیں کہ اگر ہم باریک بات کی ڈیفینیشن کریں نا, تو اگر سنگنگ کے لحاظ سے اسے دیکھا جائے تو استاد سلامت علی خان صاحب باریک تھے, بالکل ایسے ہی ہے. اب اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کامیڈی, سنجیدہ میں بھی باریک بات ہوتی ہے, بالکل ہر کام میں باریک بات ہے. تو امان اللہ خان صاحب کہتے کہ اس نے کامیڈین نے نا, جو ساتھ کامیڈی کر رہا تھا, جس کے ساتھ انٹری تھی, اس نے بہت باریک باتیں کر رہا تھا. تو خان صاحب نے اسے بیک اسٹیج جا کے کہا کہ انیاں باریک گلا نہ کرے کر, تو آپ بھی بھوکا مرے گا تو مینوں بھی مارے گا. ہائے یار, واہ 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 واہ, کہ عوام کو سمجھ نہیں آ رہی تمہاری باتیں. یہ اتنی باریک اور اتنی اچھی کامیڈی ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. واہ 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 واہ. تو تھوڑی سی کامیڈی وہ کرو جو عوام کو سمجھ آئے. بالکل. تو باریک بات باریک لوگوں میں ہوتی ہے, پھر بندے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یار یہ اور طرح کے لوگ ہیں, ان میں تھوڑی سی اسے موٹا کر کے پیش کیا جاتا ہے. کوئی باریک بات اگر ذہن میں آ رہی ہے تو آپ بتائیں ڈیفینیشن کر کے ود ایگزامپل. باریک بات کی ایک میں مثال دیتا ہوں. ہمارے فیصل آباد کے شاعر تھے, وہ اسلام آباد میں مقیم ہے. انہوں نے نا ایک بار وہ ایک کیفے میں بیٹھے ہوئے, سب دوست شاعر حضرات بیٹھے ہوئے, میں نے بھی شاعروں سے سنا ہے, میں ادھر موجود نہیں تھا. تو وہ نا وہاں پر کوئی گونگے بیٹھے ہوئے تھے, وہ آپس میں اشاروں سے باتیں کر رہے تھے. اچھا. تو انجم صاحب یکدم کہتے یار چپ کر دیو, تہاڈیاں گلاں سن کے میرے اکھاں پک گئی ہیں. تو جے چپ کر دیو کہ میں لائٹ بند کراں, یعنی کہ یہ باریک بات کی مثال ہے. مطلب ان کی, اب یہ باریک اس طرح سے ہے کہ ان کی جو آنکھیں تھی وہ ان کے کان تھے, تو اگر لائٹ بند کر دی تو گونگا تو پھر گونگا ہو گیا نا. یار امانت علی سنگر ہے نا پاکستان کے, ان کے والد صاحب بہت باریک باتیں کیا کرتے تھے. ان کے بارے میں نے بہت سنا ہے یار. وہ اس طرح, ان کی میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں, مجھے وہ میری خواہش تھی کہ میں ان سے مل لیتا کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے. ان کا نا ایک ملازم تھا, میں نے سنا ہے کہ ان کے گھر کے سامنے نا ڈیرا ہے, تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ یار اتنے مچ لا, سردیوں کا دن تھے, مچ آگ کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یار اتنے مچ لا, انہیں مچ لانے لانے مٹی کا تیل زیادہ پاتا تو وہ پانبڑ بل گیا, پانبڑ زیادہ آکا ہو جانا. تو کہتے میں تینوں کیا مچ لا, تو ٹو مچ لاتا. تو اس طرح کی باتیں, یہی باریک باتیں, یہ باریک بات ہوتی ہے. لیکن یہ باتیں افسوس ہوتا ہے جب اگلا بندہ سمجھ نہیں پاتا. میں جب فیصل آباد رہتا تھا نا, تو میری محفل شاعروں کی ساری اس طرح کے لوگوں میں بیٹھتے تھے کہ ہوتی باریک تھی. اس کے بعد میں شفٹ ہو گیا UK میں, برمنگھم چلا گیا. اب وہاں پہ بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. وہاں پہ نا لوگ پتہ ہے کس طرح کی بات پہ ہنستے ہیں, کھوتے دی پونچل کان لا کہنا ہیلو ہیلو, وہ ہنس کے کھلیاں پہ جانیاں. ہاں اس طرح کی باتیں بہت ہنستے ہیں. تو اب یہ بات ہم مطلب
इस तरह की कोई बात हमारी महफिल में बैठा वकड़े बेशक हम उठा दें उसे कि बहुत चल जा तू। अच्छा, आपने ये अब नोट किया होगा कि अब सज्जाद जानी जो फैसलाबाद के हैं, इन्होंने और इनकी टीम ने और राना जहाँ साहब, इन सब लोगों ने अब बहुत सारी दूर तक कॉमेडी बरीक पहुंचा दी हुई है। अब कॉमेडी मुश्किल हो गई है, लोगों को समझ आ गई है कि बरीक कॉमेडी मुतारिफ करवाई है उन्होंने कि यार इस तरह भी कॉमेडी हो सकती, एक बात को लेकर चलते रहना। तो सज्जाद जानी साहब का बहुत काम है कॉमेडी ऐसे में, ही बहुत काम है यार उनका। वैसे भी वो समझदार आदमी हैं, वो पढ़ी लिखी बात करते हैं। और टिकते नहीं है वो भी किसी एक जगह। उन्होंने डबिंग की और क्या अच्छी डबिंग की है। क्रिएटिव बंदा एक जगह पे टिक ही नहीं सकता। अच्छा उसामा, आपका कोई प्लान है कंपोजिशन वाली साइड पे दोबारा आने का, म्यूजिक कंपोजिशन स्टूडियो बनाने का? यार मेरा कभी कभी दिल करता है कि मैं जितना गाना आता कभी है, कभी मेरे दिल में करता है वही ना, कि कभी कभी तो दिल करता है चलती रेल से कूद पड़ूं, जया मज़कूर साहब का शेर। वाह वाह। फिर कहता हूँ पागल अब तो थोड़ा रास्ता बाकी है। वाह। तो कभी कभी दिल करता है कि यार करता हूँ, साथ साथ कर रहा हूँ मैं। अभी भी रिसेंट खालिद खान कवाल साहब की एक मैंने कवाली कंपोज की और लिखी, तो वो भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा उसामा, बड़ा अवाम वाला सवाल है, मतलब ये सवाल मुझसे अक्सर होता है और मुझे समझ नहीं आती कि मैं अगले बंदे को किस तरह से समझाऊं। जब मैं कोई गज़ल सुनाता हूँ या कोई शेर सुना रहा हूँ तो लोगों को लगता है कि पता नहीं इसे कोई बड़ी गहरी चोट लगी है, कोई समझ रहे हैं, लात लुत नहीं टुट्टी, हाँ दिली चोट लगी है, लत्तां टुट्टियां नहीं है जो प्यार दी। तो इसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस वैसे ही शायर हूँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है जो मैं बता रहा हूँ। यार ये लोग समझते थे, अब कुछ लोगों को समझ आ गई है, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग शायर ही बनते जा रहे हैं। उनको फिर समझ आ गई हुई है कि अब सीन ये है कि यार बहुत सारी जगहों पर पॉसिबल भी है कि मतलब कि वो काम में ऐसा होता है कि किसी को इस तरह कोई रोग हो या कोई लगा हो, फिर वो उस तरह की शायरी करेगा। लेकिन जिसको मैंने रोग लगा हुआ देखा है ना, वो बेवजन शायरी होता है। हाँ यार ये बात है कि वो कैसा दर्द है जो शायर को वजन में नहीं कर सकता। हाँ। वो मतलब एक, क्योंकि मैंने ये बात जो है ये मैंने मकसूद वफा साहब से भी पूछी थी कि शायर बन सकता है। उन्होंने कहा कि शायर बहुत मुश्किल है, नहीं बन सकता, शायर पैदा ही होता है। अगर पैदाइशी आपके अंदर वो वज़न आपको पता है ना कि वज़न क्या होता है, हाँ ये तो है, तो फिर ये तो अब मतलब एक बंदे शायर है ही नहीं, वो पैदा ही नहीं हुआ रिदम के साथ, उसको किसी लड़के ने धोखा दे दिया। कोई भी बंदा अगर शायर होता है ना तो उसे पता कैसे पता चलना शुरू होता है, मेरे नज़दीक उसे ऐसे पता चलना शुरू होता है कि वो शायर है कि उसको आम लोगों से ना डिफरेंट थॉट्स आने शुरू होते हैं, चाहे वो बेवजनी क्यों ना हो शुरू में, क्योंकि ये एक मुकम्मल रियाजत का काम है। मेरा मानना यही है कि 70 से 80% जो शायरी है ना वो रियाजत का काम है। टेक्निकलिटीज़ इतनी है, अगर रियाजत का काम ना हो तो फिर टेक्निकलिटीज़ ना हो इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो और जो 25 से 30-35 अगर वो 70% है तो कोई ऐसा सोर्स है, वो सोर्स आज तक नहीं, मुझे नहीं समझ आई कि वो कहाँ से आता है। बेसिकली ना इसको इस तरह से मैं डिफाइन करता हूँ, जैसे सिंगिंग है, अब गायकी में आप किसी को भी रियाजत के साथ सुर में तो कर सकते हो, लय में नहीं कर सकते। लय में नहीं कर सकते, लय इंसान के अंदर बिल्ट नहीं है, वो अल्लाह की अता है तो है। आप जितनी मर्जी रियाजत कर लो आप लय में नहीं आ सकते। बिल्कुल ऐसे ही है वो कुछ। और जो शायरी है, जो वज़न है, वो बेसिकली लय ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही मात्रे हैं ना वो, बिल्कुल रूस जो हैं वो मात्रे ही होते हैं। और इंडिया में जो जाहिर है फिर वो अगर रूस सीखेगा, रूस को देख देख के कहेगा तो फिर वो क्रिएटिव नहीं हो सकता। फिर अगर वो बंदा इस तरह से सीख ले कि हाँ यार उसने एक रिदम देख कर कहना है तो रिदम समझ में किसी उसे आ जाएगा, लेकिन फिर थॉट्स कहाँ से लेके आएगा वो। तो तेरे बिना रोगी हुए यही सीन है। अच्छा उसामा, सिंगिंग में फ़िलहाल अब आपके कोई प्लान है कि आपने बताया कि आपने शुरू में कुछ एल्बम निकाले, अब आपका प्लान है कुछ खुद गाने का? क्योंकि मैंने सुना आप गाते काफ़ी अच्छे हैं वैसे। नहीं यार गाते अच्छा नहीं, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि कंपोज़र अच्छा सुरीला भी हो। ये बहुत सारे कंपोज़र ऐसे हैं कि मतलब बल्कि ज़्यादातर ये ऐसे हैं कि वो खुद इतने सुरीले नहीं हैं, तो इसलिए नहीं। लेकिन मैंने आपको गाते हुए सुना है ना, तो आप अच्छा गाते हैं। तो और आपका कोई प्लान है कुछ अपने एल्बम? मैं यार कभी कभी सोचता हूँ कि यार कोई गाने अपने लिए बना कर रख रहा हूँ। अपने नज़दीक मुझे यही लगता है कि यार शायरी चल जाए, शायरी चल जाए, चलो। तो बस शायद कब तक हम सुन सकते हैं आपका कोई ओरिजिनल?
यार उम्र के आखिरी हिस्से में करूँगा। यार ये अभी देखें, जब लोगों को तरस आ जाए कि यार है वो पाइपलाइन में हैं चीज़ें, देखें अब क्या बनता है। अच्छा, हाँ, तो फिर आपको भी गवा देंगे इंशाल्लाह। उसामा, आपके कोई हम असर आपकी एज फेलोज जो शायर हों और आपको बहुत पसंद हो कि यार बहुत अच्छा कलाम कह रहे हैं, कोई ऐसे? यार बहुत सारे शायर हैं, अभी हमारे फैसलाबाद से मुकील बुखारी हैं, वो अच्छा शेर कह रहे हैं। अहमद अवैस है एक, वो मंजर आम पर इतना नहीं आया लेकिन वो बहुत अच्छा शेर कह रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे, अब मैं नाम नहीं ले पाऊँगा। तो बाकी कुछ मुझसे सीनियर्स हैं जो 1-2 साल सीनियर्स हैं, उनमें आ जाते हैं मिकदाद एहसन, वो मुझे बहुत अच्छा शायर लगता है कि मुझे लगता है यार ये डिज़र्व करते हैं, बहुत अच्छा शेर कह रहे हैं। और एक सीनियर्स में आते हैं जिनके पास मैं अभी भी बैठ जाता हूँ और तलफ़ुज़ भी सीख लेता हूँ, जो जिस चीज़ का नहीं पता वो भी पूछ लेता हूँ, क्योंकि ये सीखने का अमल है और ये जारी रहता है। तो अजमल सरोज साहब, वो सुबहान अल्लाह बहुत अच्छे और इतनी गिरफ्त रखते हैं लिटरेचर के ऊपर, तो मुझे लगता है उनको सामने आना चाहिए, उस तरह से पजीराई मिलनी चाहिए। मैं भी इसी कोशिश में लगा हूँ, किसी दिन मैं भी सामने लेके आऊँगा उन्हें, मैं भी उन्हें बिठाऊँगा, उनके साथ भी पॉडकास्ट बिल्कुल आप उनको लेकर आए यार, वो डिज़र्व करते हैं, इतना काम किया उन्होंने उर्दू लिटरेचर पर। और कुछ इस तरह के, क्योंकि मैं खुद बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं लेकिन उस लिहाज से वो नहीं जाने जाते। कोई है आपके माइंड में कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं आप जो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं? कुछ लोग अपनी नाअहली की वजह से भी, मतलब कि वो अपने आप को सोशल मीडिया पे इतना इन नहीं रखते, ठहराव तबीयत में नहीं है। अजमल भाई की तबीयत में ना ठहराव नहीं है, यानी कि 3 दिन उन्होंने रील लगा ली है और ऐसा लग रहा है कि जाने मैंने किला फतह कर लिया, उसके बाद उन्होंने कोई नहीं करनी, फिर उनके जहन में आना यार करिए, फिर 3 दिन लगा ली। इस तरह बहुत सारे शायर हैं, हारिस जमील भाई हैं, वो बहुत अच्छा शेर है, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मेरे उस्ताद जी, वो तो बिल्कुल ही मंजर आम से गायब है ना, ज़फ़र इकबाल बादल साहब, तो वो भी सुबहान अल्लाह शायर है। 400-500 गज़ल है उनके पास, अभी तक किसी ने कोई भी नहीं सुनी। किताब का ज़माना जा रहा है, आपका कोई प्लान है किताब लाने का? यार उस्ताद जी ने मुझे ये कहा था मेरे ने कि यार किताब निकाल दो, अब तुम्हारा कहाँ से निकालो? वो मेरी बैग है एक बंद मैंने करके रखा हुआ है, उसमें से अपनी किताब पुरानी निकालो और उसे फिर पैक करके दोबारा रख दो। तो ये बात है यार, उस्ताद जी ने कहा था कि किताब अपनी ले आओ मार्केट में, तो उसका ये फ़ायदा है कि तुम्हारी एज के हिसाब से ना तुम्हारी शायरी को बाद में उसमें देखा जाएगा। अगर तुम ज़्यादा एज में जाकर लेके आओ, किसी को ये नहीं पता चलेगा कि यार इसने 40 साल की या 30-35 साल की उम्र में ये शेर कहे थे। अभी लेकर आओगे तो उनको यही लगेगा कि 25-26 साल की उम्र में इस बंदे ने इस तरह के अशार कहे हुए। तो है इरादा इंशाल्लाह भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। और कुछ सुना दें अगर आप अपनी कोई गज़ल और अता हो। हाँ, मैं अभी जब कोई कहता है ना कोई सुना दें तो फिर बंदा सोचने लग जाता है, याद ही नहीं आती कोई गज़ल कि कौन सी वाली सुनाए। अच्छा, मैं एक दो शेर गज़लों में से सुना देता हूँ कि जो मेरे अभी बहुत सारे वायरल चल रहे हैं, वो वाले सुनाता हूँ। लाख कहता रहे सुधर गया है, वाह, अब मेरे दिल से वो उतर गया है। वाह 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 वाह, फातिहा पढ़ ले जिसने पढ़नी है, मेरा दिल इंतकाल कर गया है। सुभान अल्लाह। काश बेटा मेरा भी इश्क करे, सब कहें बेटा बाप पर गया है। अच्छा, काश बेटा मेरा भी इश्क करे, सब कहें बेटा बाप पर गया है। वाह, तुम नए यार से वफा करना, मेरा पूछे तो कहना मर गया है। वाह 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 वाह। तो इसी तरह और इशारे हैं कुछ के किसी के झूठे साथ पर यकीन कर लिया, कि एक नीच ज़ात पर यकीन कर लिया। वाह, जब एक बादब से मैंने खा लिया फरेब, तो एक वाहियात पर यकीन कर लिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कुछ अगर आपका कोई ताज़ा कलाम हो, ये तो सुना हुआ है हमने। ताज़ा यार जारी गज़लें हैं, उनमें से 2-3 अशार जो मुझे याद है वो मैं सुना देता हूँ जी। जब उसने भेजना ख़त और फूल छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी मैंने स्कूल छोड़ दिया। वाह, नहीं बताओ मोहब्बत के चक्करों का मुझे, नहीं बताओ मोहब्बत के चक्करों का मुझे, ये झूला मैंने बहुत झूल झूल छोड़ दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो बेवफा मुझे ठुकरा के सोचती होगी कि इतने काम का बंदा फजूल छोड़ दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये कुछ जारी है। एक और है कि वो भी 2-3 अशार हैं कि
जिधर भी ख्वाब की ताबीर भेजे चले जाना जहाँ तकदीर भेजे। सुभान अल्लाह। जिधर भी ख्वाब की ताबीर भेजे चले जाना जहाँ तकदीर भेजे। वाह। मैं एक लहजे से ज़ख्मी हो गया हूँ, किसी ने गुड़ में लिपटे तीर भेजे। वाह। जगड़ आया हूँ मैं भी भाभियों से, मुझे भी छुप के चूरी हीर भेजे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जगड़ आया हूँ मैं भी भाभियों से, मुझे भी छुप के चूरी हीर भेजे। सुभान अल्लाह। उसे कहना भला अंधे का कर दे, उसे कहना कि एक तस्वीर भेजे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात। उसे कहना भला अंधे का कर दे, वाह वाह वाह। उसे कहना कि एक तस्वीर भेजे। वाह। मोहब्बत हम पे गालिब आ गई है, खुदा को चाहिए अब मीर भेजे। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। तो ये जारी है कुछ चीज़ बस। क्या बात है उसामा भाई, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसामा भाई आपकी तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया, हमें वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। आप कोई पैगाम देना चाहें अपने व्यूअर्स को एंड पे? यार मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक चला जाए, ठीक है यार। पैगाम यही है कि जैसा कि हम देखते हैं ना कि हमारे हमसाया मुल्क में कि फ़नून को बहुत फ़रोग दिया जा रहा है और आर्टिस्ट को मतलब कि उसका हक अदा हो रहा है। यहाँ पर भी हमारे यहाँ भी अब ये चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो गई हैं, लेकिन मज़ीद बेहतरी की तरफ आ जाएँ तो ज़रा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और आवाम आर्टिस्ट से अपनी मोहब्बत का इजहार इसी तरह करती रहे तो बस ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हमारी आपके लिए दुआ है, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा तरक्कियाँ दे और ज़्यादा कलाम दे, अल्लाह ताला सुखनवर करे, आपको मज़ीद सुखन अता करे और मज़ीद कंपोजिशंस करने की तौफीक दे। आप अपना स्टूडियो खोलें और हमें आपकी मज़ीद गाने सुनने को मिलें। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं ये आपका पॉडकास्ट पहले भी देखें, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक इस टी टॉक पॉडकास्ट को बहुत कामयाबियों से नवाजे। और जो मेरे देखने वाले हैं वो टी टॉक को यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें और इसको सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे और आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मज़ीद पॉडकास्ट आती रहेंगी, आप लोग देखते रहिए टी टॉक पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।